नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का आलो आंधारी जो पाठ है उसका भाग नंबर 2। तो पहले भाग के बारे में आपको मैं बता दूं कि किस तरह से एक सामान्य सी लड़की जो घर घर जा कर के काम करती है, उसे हर कोई काम पर भी नहीं रखता है और अंततः उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसके पिता के समान उसे प्रेम करता है। और जब वह उसे तातुस अर्थात पिता कह कर के बोलती है तो वह अत्यधिक खुश होता है। वह उसकी रुचियों के बारे में भी जानना चाहता है कि क्या वह पढ़ना चाहती है कि नहीं, और उसे लेखकों के नाम पूछता है। तो लेखिका के बताने पर लेखकों के नाम बताने पर वह बड़ा खुश होता है और उसे एक किताब है वो पढ़ने के लिए दे देता है और कहता है कि तुम अपने घर जा कर के इस किताब को जब कब पढ़ती रहा करो। अब इससे आगे देखिए कितनी मदद करेगा वह, या उसकी मदद नहीं करेगा, या उसे यह मकान छोड़ करके कहीं जाना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह उसे काम ढूंढना पड़ेगा। देखिए अगले इस एपिसोड में। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता था कि मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्होंने मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैंने उनसे बातें करने लगी और फिर वह वहाँ से उठने से मेरी इच्छा नहीं होती थी। और एक बार बातें शुरू नहीं हुई कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी यह सब सोच रही थी। हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं। ये पैरा मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पिछली कड़ी से उसी तरह से जुड़े रहें, पिछला आपको याद रहे। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काकाजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र सत्यदेव नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन सब लोगों के नाम तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख कर के मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कि कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक़ है? मैंने कहा, शौक़ होने से क्या है, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, क्यों नहीं होगा, मुझे को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं? मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम ज़रा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ। निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने सोचा पढ़ तो ठीक ही लूँगी, लेकिन फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने बोल दिया, आमर में बेला, तस्लीमा नासरीन। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर के घर चली आई और रोज़ उसमें से एक एक दो दो पेज करके पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देख करके आपस में न जाने क्या क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन फिर पूछा,
तुम जो किताब लेकर के गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो ना? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे दे रहा हूँ, तुम इसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह मेरा ये काम है। मैंने पूछा कौन सी चीज़? तातुस ने अपनी लिखने की एक टेबल के ड्रा यानी दराज से एक पेन और कापी निकाल करके बोले, इस कापी में तुम लिखना, लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आएँ सब इस कापी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कापी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत कितना सही होगा। तातुस ने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही थी कि क्या लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, ज़रूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना, यानी गलत सही जो आपसे लिखा जाए आप लिख लेना। पेन और कापी ले मैं घर गई और उसी दिन से दो एक पेज रोज़ लिखने लगी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं। यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो चुके होते। नींद टूटने पर वो देखते कि मैं जागती हुई हूँ तो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिसके कारण मैं वहाँ अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती थी कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा थी। सब चारों ओर के बाथरूम, सब चारों घरों के बाथरूम भी एक ही था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता, टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते थे। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल लेकर के टट्टी के लिए बाहर जाते थे। अब वे वहाँ बोतल संभालें या सुअर को भगाएं, मुझे तो यह देख सुनकर बहुत ही ख़राब लगता था। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए मैंने जाते इसके पहले कभी नहीं देखा था। तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं नहा धो निपट करके जा सकती हो। उस दिन से मैं वही सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन जब घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई है। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आता। मैं सोचती यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं या लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बंदी हूँ यानी दासी हूँ कि वह मुझे सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने मैं नागा नहीं करती यानी कोताही नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब थी, समय ही कब था मेरे पास? काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से ज़रूर मिलाती, वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उनके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज़ रोज़? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमना घुमाने की क्या दरकार है, क्या ज़रूरत है? मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती? फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी मुझे क्या शांति मिली है? उसके होते हुए भी पांडे के लोगों की क्या क्या बातें मैंने ये सिर्फ
पहाड़ी होता है मोहल्ला भाई, मोहल्ले के लोग क्या क्या बातें मैंने सुनी है, नहीं सुनी। जब उसी ने उन सब बातों को लेकर उसने कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आँख मुंह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर अकेली रहती थी। यहाँ तो वैसे भी वैसी बातें भी और भी सुननी पड़ती थी। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे से बातें करते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, यह अकेली ही भाड़े पर घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुन करके मुझसे छेड़खानी करना चाहते थे। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते थे। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहकर कोई बहाना बना करके निकल आती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुस के यहाँ जब पहुँची और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है तो खुशी से मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में रहते थे जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिख करके या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तक पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बात कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उनसे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। उनकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और वह स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या करना चाह रहा था। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दूं। यानी भाई मालिक का जो लड़का है वो इन पर बुरी चेष्टा से देख रहा है। वह चाहता था कि वह इसके साथ कोई आपराधिक कार्य करे, लेकिन ये नहीं चाहती थी। अब जब वह रास्ते में बैठा था तो किसी तरह वह वहाँ से उठकर भी नहीं जा सकती थी और वह ऐसी बातें कर रहा था जिनका जवाब देना भी उन्हें गवारा नहीं था। तो अब वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह सबसे पहले मैं ये घर छोड़ दूँ। उसकी बातों से यह साफ हो गया था कि मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी तब तो उस घर में मैं रहूँगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़े चले आ रहे हैं मेरे पास। वे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि क्या हो गया है। मैंने कहा चलो चल कर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़ करके बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ, इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा, आसपास के जो भी घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई मर्द बड़ा लड़का स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह से बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरों के घरों में
लोग अपना सामान एक जगह सहेज करके नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह हो गया था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देखकर मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। ऐसे समय में मेरी मदद के लिए सामने आने वाला मेरा अपना कोई अपना नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम हुआ कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी वो मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट है और कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोलादा आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। भोलादा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह सारी रात किस तरह किसी तरह काट दी। सवेरे भोलादा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। तातुस ने तो पहले भी कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह दे सकते हैं। एक बार बात करके देख लूँ। मैंने उनसे कहा, भोला दा तुम ही एक बार चल करके उनसे बात कर लो ना। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं है होती। भोला दा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई और वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज़ तो तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा क्यों है? मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोज़र से तोड़ डाले गए हैं और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुनता तो उस फ़ौरन बाहर गए और भोलादा से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तुम तो रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुस बोले, अभी आसकोगी? मैं राज़ी हो गई और एक रिक्शे में अपना सामान लाद करके बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। यानी जहाँ वह जिस मकान में रहती थी, मालिक का जो लड़का था वो कहता था, यदि मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगी तो तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, नहीं तो इस घर से निकलना पड़ेगा। जब उसने उनकी बातें नहीं मानी तो उनका घर तोड़ दिया गया। सारी रात बेबी को बाहर ओस में अपने बच्चों के साथ गुजारनी पड़ी। उनके एक जान पहचान के भोलादा थे जो उनके साथ रहे और तातुस के घर आकर के उन्हीं ने बेबी के घर के बारे में बातचीत की। अब बेबी अपना सामान रिक्शा में लाद करके उनके घर आ गई है और मन ही मन सोच रही है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली करा दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ?
रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती हो उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्ज़ी से करने लगी और किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया है कि नहीं, तुमने कुछ खाया या नहीं, जाओ ऊपर जा कर के बच्चों को खिलाओ, फिर आकर के नाश्ता करना, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई है और अभी तक कुछ भी नहीं खाया नहीं दिया नहीं है। वह फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली है। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो, या घर यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही घर समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। कभी तबीयत खराब होती है तो तातुस चिंता में पड़ जाते हैं और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते हैं। मुझसे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। डॉक्टर मेरी जांच करवा करके दवा लिख देता है। उसकी पर्ची ला कर तातुस को दे देती। वह जल्दी जा कर के मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय जो दवा खानी होती उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला देते थे। मेरे बच्चे बीमार पड़ने पर भी वह फ़ौरन उनके लिए दवा ला देते थे। घर में काम करने वालों में को इतनी अच्छी तरह रखे जाते हैं मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव लोग मुझे नहीं होने देते थे। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर का ही सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही नहीं था। इस घर में मुझे सुख ही नहीं था, फिर भी कभी न कभी मेरा मन उदास हो उठता था। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातुस शायद यह समझते कि एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम कभी जाकर उनसे मिलती क्यों नहीं? 1 बार, 2 बार, 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा करके बोली, मुझे तो पता ही नहीं है कि वह कहाँ रहता है। तातुस चौंक करके बोले, ये क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग लेकर के गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया कि वह किसी जगह रहता है, लेकिन उन्हें उनके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी। 1 बार नहीं, कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर करके लौट आई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं है। तातुस चिंतित होकर के बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने उसे छोड़ने से पहले
उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बातें सुनकर मैं चुप रही आई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे थे और साथ ही साथ मुझे बुला रहे थे, बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर के खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किसके साथ बात करूं। वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा करके मैंने तातू से पूछा कौन बात कर रहा है। वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो। मैं चौंक करके बोली, ए मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगा करके कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ माँ कौन, बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है। वह बोला, माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। 2-1 मास में वह कितना बदल गया था, उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा थी। तातुस भी समझ गए थे। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी। मैं बोली, हाँ देख लेती हूँ, और भी देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी। मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, दूसरे हमने पार्ट में पढ़ा कि किस तरह से बेबी ने अपना पुराना मकान छोड़ करके तातुस के यहाँ रहना प्रारंभ कर दिया है, और तातुस उसका कितना ख्याल रखते हैं। जब वो खुद बीमार होती है तो उसकी कितनी देखभाल करते हैं। बच्चों की बीमारी पर दवा भी स्वयं ला करके देते हैं। और जब तातुस को पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा उसके पास नहीं रहता है, और तो वह बेबी से बार बार पूछता है। बेबी कहती है कि मुझे पता नहीं है। तो वह घर बिना कुछ बताए घर से बाहर निकल जाता है और आकर के फ़ोन की घंटी बजवाता है और बेबी को किसी से बात करने के लिए बोलता है। लेकिन बेबी अपने बेटे की आवाज़ को नहीं पहचान पाती है। फ़ोन को फिर तातुस से दे देती है और तातुस कहता है, क्या तुम अपने बेटे की बात भी नहीं आवाज़ भी नहीं पहचानती हो। और फिर माँ और बेटे की आपस में बातचीत होती हैं। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए विद्यार्थियों, ये जानने के लिए क्या तातुस का बेटा उसके पास आकर के रहने लगेगा, क्या वह जिस जगह पर काम करता है वह मालिक उसे आने देगा, क्या क्या कठिनाइयाँ उसके पहुंचने में उसके पास होंगी, क्या वह उसे मिल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए देखिए अगला वीडियो अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो। मैं भी उतने ही जोश के साथ आपको पढ़ाऊँगा। जय हिंद जय भारत फिर से।